हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए कुछ पाठ्य पुस्तक की अति लघुत्रात्मक और कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 लेसन नंबर 6 के ही हैं, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर है 24। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ये विशेष ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो अपना प्रस्ताव राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इसमें मैं लिखना भूल गया हूं कि यह लिख लेंगे, आधार पर होता है। ठीक है, एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हमारे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये विशेष ध्यान रखें, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वैसे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए है, परंतु उपराष्ट्रपति कार्यकाल यहाँ कितना रहता है? केवल 5 वर्ष। ये ध्यान रखें। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? यानी हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसका जो मंत्रिमंडल है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। आदेश जारी यानी संसद का सत्रावसान हो, यानी संसद की कार्यवाही बंद हो, तो उसे हम अध्यादेश कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस बात के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। किसके मामले में? हमारे मौलिक अधिकारों के मामले। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है 7वां, उसको हटा दिया गया था संशोधन करके संविधान में। प्रश्न नंबर 31, कम से कम कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कितने दिन उसने वकालत की हो, यानी वकील का काम किया हो, तो वह न्यायाधीश के लिए योग्य माना जाएगा। योग्यता में तो कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है? देखिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश एक बार नियुक्त हो जाता है तो अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? यानी उसकी आयु एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, यानी उसकी आयु 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रह सकता है। इसमें कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं है कि 5 साल 6 साल, ऐसा कार्यकाल नहीं है। यानी उस व्यक्ति की आयु अधिकतम 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है अधिकतम। यदि वह त्याग पत्र नहीं देता है या महाभियोग प्रक्रिया से उसे हटाया नहीं जाता है तो वो अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है। अभिलेख न्यायालय का हास्य क्या है? मैंने अभी आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अभिलेख न्यायालय के 2 हास्य हैं। अभिलेख न्यायालय के 2 हास्य हैं। पहला, इस न्यायालय यानी जो भी न्यायालय है, सुप्रीम उच्चतम न्यायालय है, उस न्यायालय के जो भी निर्णय है सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
यानी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय दे चुका है तो उसके निर्णय साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में रखे जाए। उसके आधार पर यदि कुछ ऐसा दोबारा से कोई विवाद होता है तो ये ध्यान रखें किए जाएंगे, ये विषय ध्यान रखें। इस न्यायालय द्वारा न्यायालय के अवमानना के लिए किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा यदि न्याय की अवमानना की जाती है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का न्यायालय उसको दंड दे सकता है। न्यायालय की अवमानना यानी उसकी बुराई करना, उसकी आलोचना करने पर। आगे है प्रश्न नंबर 33। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य और राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य का किस आधार पर निर्धारण किया जाता है। यानी हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, सांसद सदस्य यानी एमपी का मत मूल्य क्या होता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। एक विधायक का, हर राज्य में क्या होती है, विधानसभा या विधान परिषद। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है, केवल विधानसभा के सदस्य में भाग लेते हैं निर्वाचित। और केंद्र शासित प्रदेशों या संघीय क्षेत्रों में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य, उनका मत मूल्य इसमें निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, देखिए, राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र के विधायकों का मत मूल्य। सूत्र क्या है, राज्य या संघीय क्षेत्र यानी राज्य या संघीय यानी केंद्र शासित क्षेत्र, राज्य की निकाल रहे हैं तो राज्य की जनसंख्या, संघीय क्षेत्र की निकाल रहे हैं तो संघीय क्षेत्र की जनसंख्या लिखेंगे। ठीक है, यानी राज्य की जनसंख्या या अपन केंद्र शासित का निकाल रहे हैं तो केंद्र शासित की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा की कुल जनसंख्या। राज्य विधानसभा या संघीय, है ना, संघीय विधानसभा, संघीय क्षेत्र की विधानसभा भी हो सकती है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा, ठीक है, कुल सदस्य संख्या, ये ध्यान रखना है। और भाग में हम क्या देंगे, 1000। ठीक है, आगे है प्रत्येक संसद सदस्य का मत मूल्य। इसका हम कैसे निकालेंगे, राज्य विधानसभा तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मतों का योग, यानी हमारे जितने भी विधानसभा के एमएलए हैं सबका मत मूल्य जोड़ा जाएगा, साथ में केंद्र शासित क्षेत्र के विधायकों के मत का मूल्य जोड़ा जाएगा, सबका, पूरे देश में। यानी हमारे देश में 28 राज्य हैं, उनके विधानसभाओं के विधायकों के मत का मूल्य जोड़ा जाएगा, प्लस हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और दिल्ली, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो इनके विधायकों का मत मूल्य तो कितने हो गए, टोटल 31 विधानसभाएं हो गई। तो उनके विधायकों का मत मूल्य जोड़कर उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग देंगे। संसद के दोनों सदन में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इस प्रकार इस सूत्र के साथ ऐसे हम मत मूल्य निकाल सकते हैं। और इसमें हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, इसमें आपके लिए बताता हूं। देखिए, अभी हमने विधायक के मत मूल्य के बारे में जाना कि विधायक का मत मूल्य क्या होता है। देखिए, विधायक का मत मूल्य, ठीक है, अपन राजस्थान के विधायक का मान लेते हैं। हमारा राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो इसका जो आधार माना जाता है, जो जनसंख्या का आधार माना जाता है, वो माना जाता है 1971। कौन सी जनसंख्या मानी जाती है, 1971 का जनसंख्या आधार माना है। आधार इसलिए माना है 1971 का कि दक्षिण भारत के राज्यों में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कम थी, तो उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की। तो इसलिए सरकार ने इसमें संशोधन करके 1971 की जनगणना को राष्ट्रपति की चुनाव में आधार माना था मत मूल्य के लिए।
तो इसमें देखो यहाँ आएगी राजस्थान की जनसंख्या यानी राज्य विधानमंडल जिसकी भी हम मत मूल्य निकालें, राजस्थान की जनसंख्या किस आधार पर, बटे विधायकों की संख्या। ठीक है, कितने हैं राजस्थान में, भाग 1000। ठीक है, अब यहाँ राजस्थान की जो 1971 की जनसंख्या थी वो थी 2,57,000 सॉरी 2,57,65,806। कितनी थी, 2,57,65,806। इसमें भाग कितने, हमारे विधायक कितने थे, 200। कितने विधायक थे, 200 भाग 1000। जब हम ये, और ये जनसंख्या किस आधार पर है, 1971 के आधार पर। इसका जब हम मतमूल निकालते हैं तो 128.83 कुछ ऐसा आएगा, यानी लगभग 129। यानी हमारे राजस्थान के विधायक का मत मूल्य कितना है, 129 है। कितना है, 129। ये ध्यान रखें। तो इस सूत्र हमने समझा। तो ये किसी भी विधायक यानी किसी भी राज्य में, जैसे हम उत्तर प्रदेश की निकालेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 के अनुसार, वहाँ के विधायकों की संख्या भाग 1000। हर राज्य में अलग अलग जनसंख्या है, अलग अलग विधायकों की संख्या है, तो हर राज्य के विधायकों का मत मूल्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये विषय ध्यान रखें। अब बात करते हैं सांसदों के मत मूल्य। तो यहाँ सांसदों के मत मूल्य हमने सुना था कि सभी विधानसभाओं, चाहे वो राज्य की हैं, यानी 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, इनके सभी विधायकों का मत मूल्य जोड़ देंगे हम। क्या जोड़ देंगे, मत मूल्य। 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बटे में हमारे जो विधायक सांसदों की संख्या है वो है 776। कितनी है, 776। 776 कैसे है, 543 प्लस 233। ये तो लोकसभा में है निर्वाचित, ये राज्यसभा में, ये 6, 7 और 5 ये हैं। ये ध्यान रखें। तो इसका भाग देंगे तो हमारे जो सांसदों का मत मूल्य है वर्तमान में वो है 708 1971 की जनगणना के आधार। कितना है, सभी सांसदों का, कोई भी सांसद है चाहे वो राज्यसभा का चाहे लोकसभा का है, तो उसका हम इस प्रकार जब निकालते हैं तो 708 आता है मत मूल्य। तो ये विषय ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। और यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई हो तो आपका ये 6 नंबर जो लेसन है ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल अगली वीडियो हम लेसन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।